अब आज दूसरा और महत्वपूर्ण बात जो लोकतंत्र के लिए मैं समझ रहा हूं कि घातक है। हवलदार के हाथ में शासन जाने का खतरा है। आज 3 महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए। हालांकि इंट्रोड्यूस होते हुए वो संसदीय कमेटी को जाने के लिए रेफर कर दिए गए। अब बिल सदन की प्रॉपर्टी हो गया। आज नहीं तो कल, नहीं तो देर सवेरे अब इस पर एक्शन होगा। जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गया था, जब विश्वनाथ प्रताप को अपना गद्दी खतरे में लगा तो उन्होंने उसको लागू कर दिया। तो अब यह बिल सदन की प्रॉपर्टी है। एक बार सदन में टेबल हो जाने के बाद वो विड्रॉ हो सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। विड्रॉ करने का प्रक्रिया लंबा और पेचीदा है। मतलब अब यह बिल सदन की प्रॉपर्टी है, बेशक पास ना हो, पढ़ा तो जरूर रहेगा। अब यह बिल का मुखालफत क्यों हो रहा है, मैं इसका मुखालफत क्यों कर रहा हूं? आप कहेंगे कि राकेश परम आमतौर पर मोदी के हर निर्णय का तुम तारीफ करते हो, लेकिन यही तो साबित होता है भक्त और अंधभक्त में। मैं देशभक्त हूं, अंधभक्त नहीं हूं किसी का। यह बिल में मुझे बदले की भावना की बू आ रही है। देखिए, राजनीति में आदमी एमपी एमएलए बनने तक सैकड़ों केसें पड़ जाती हैं। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक मेरे मित्र है, बड़े अच्छे जानकार हैं। वो एक राष्ट्रीय पार्टी से एक जगह से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। आजकल मोदी योगी लहर में कहां कोई पार्टी राष्ट्रीय और कोई क्षेत्रीय है, लेकिन चुनाव हारने के बाद उनको पता चला कि 2 दर्जन केस उनके ऊपर है। वो बेचारा बड़ा शरीफ आदमी है, किसी केस मुकदमे में कभी नहीं रहे, उनको पता ही नहीं था। वो बेचारा खुद ही एसपी ऑफिस चले गए। एसपी ने उनके शराफत को भांपा और कहा कि सर एक्चुअली हमको आप 1 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको सूचना भिजवा देंगे कहाँ कहाँ केस, क्या क्या मामला है आपको। बोला हाँ जी यार, रोज रोज हवलदार फोन करें, हमको बता दीजिए और ये भी बताइए कि इसका निपटारा कैसे हो। तो एसपी ने निपटारा के लिए आप एसपी के यहाँ जाइए, मैं आपका जिले में सभी केसों का एक जगह ले आकर बताऊं कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ पूरे जिले में। चूंकि एसपी था, पूरा जिला उसके नियंत्रण में। तो उसने बेचारे ने मदद किया और बताया। उन पर केस था कि आपने फलाना आदमी को धमका दिया है, आपने तय समय से ज्यादा देर तक गाड़ी चला दिया है, आपने तय मानक से ज्यादा गाड़ी का इस्तेमाल कर दिया है, आपका लाउड स्पीकर ज्यादा ऊंची आवाज में बोल दिया है, आप वो फलाने आदमी को चाय पिला रहे थे, वो ठीक नहीं था। मतलब वो ऐसी गलती जो वो रोज करते हैं। करे यार, पर हमारी जब गलती है मुझे मालूम नहीं, हमारे यहाँ तो लोग आते रहते चाय पीते रहते हैं। तो बोला नहीं चाय आप फलाना उससे दूरी से नहीं। मतलब इसी तरह के केस बन गए उनके ऊपर। खैर दर्जनों केस के अपराधी तो हो गए। एक आदमी उनका विरोधी बोला कि दर्जन भर केस इनके ऊपर है, कह रहे कि मैं शरीफ हूं, जबकि इसमें कोई चोरी बलात्कारी और घातक केस नहीं है। लेकिन अपराध तो हो गए, अपराधी तो साबित हो गए। अब कोर्ट बताएगा उनको। इस तरह के केसे में जिस भी दिन हवलदार चाहेगा उनको उठा करके बंद कर देगा और सिंपल कोर्ट में बोलेगा कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, 10-10 दिन का रिमांड लेगा और 30 दिन रख देगा। अगर वो मंत्री मुख्यमंत्री के पोस्ट पर पहुंच जाएंगे तो उनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। यह काम मैं इसलिए बुरा मान रहा हूं क्योंकि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो एक तो उनके दिमाग में यह ख्याल ही नहीं आया होगा कि हमारा देश इस निचले स्तर पर चली जाएगी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जैसा आदमी दागदार होगा और अदालतों का चक्कर लगाता होगा। उनके दिमाग में नहीं था, उसने इसकी उपज ही नहीं की, उसका व्यवस्था ही नहीं किया। लेकिन खैर जमाना बदला और आज इस तरह के लोग आ गए। लेकिन कहा जाता ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह जो दुखदायी बिल लाया गया वो लाया गया घिनौने आदमी के करतूत की वजह से। वो राजनीति में घिनौना आदमी अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल सजा याफ्ता होने के बाद भी जेल में रहा और उसने मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं छोड़ी। पूरे दुनिया में भारत की बदनामी होगी, कैसा लोकतांत्रिक देश है जिसका मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है। उसके पहले उसका मंत्री सत्येंद्र जैन पूरे जीवन जेल में रहने की व्यवस्था कर लिया था, इस्तीफा नहीं दिया था। उसका मनीष सिसोदिया गया, मनीष सिसोदिया गया तो आप चिंता मत करो सत्येंद्र भाई, बड़े भाई भी आने वाले हैं, इस्तीफा दे देते हैं, नहीं तो मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो क्योंकि बहुमत में मंत्री तब जेल में है। तब जा करके सत्येंद्र जैन ने कुछ समझौते के तहत, क्योंकि सत्येंद्र जैन के पास या तो
अरविंद केजरीवाल का कोई कमजोर नस है या कोई वीडियो सीडी है? क्योंकि केजरीवाल बार बार कहता ना वीडियो बना लेना, आवाज रिकॉर्ड कर देना, फलाना कर देना, तो कहीं इसी की कोई वीडियो तो नहीं है? क्योंकि केजरीवाल किस लालच में जेल में बंद अरविंद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं मांगा? तो इन सब चीजों की घिनौनी, मैं इसको निहायत ही घिनौनी हरकत मानूंगा। इस सब घिनौने करतूतों को देखने के बाद सरकार यह सोचे कि भाई इस तरह की बेइज्जती से बचने के लिए एक तरह का कानून लाया जाए। यहां सरकार की सोच ठीक है, लेकिन आपका सोच ठीक है ना, और का सोच कैसा होगा आपको क्या पता? आप ही में से किसी का मन बदल गया आप ही के ऊपर। मान लीजिए कि बिल पास हो गया और मैं घात लगाए बैठा हूं कि यार प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा और मेरे को कोई मौका नहीं मिल रहा। मैंने एक मोटी रकम या कोई कच्ची नस किसी अफसर का पकड़ लिया, क्योंकि पुलिस वाले भी कप्तान की नौकरी ऐसे तो करते नहीं, कोई ना कोई नस इनका भी दबा रहता है। तो जो दबा नस को और थोड़ा सा दबाने पर वो बिलबिलाएगा, बोलेगा कप्तान बोलो भाई साहब क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहते भाई, मोदी को गिरफ्तार करना है। बोला जी ठीक है, और किसी भी मुकदमे को खोल करके मोदी को गिरफ्तार कर लेगा और 30 दिन से ज्यादा रख लेगा, सोचा मोदी का रिजाइन होगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मतलब एक भला आदमी जो इस देश को बहुत बढ़िया गाइड कर रहा है, वो कुर्सी से चला जाएगा बिना कारण। अमित शाह ये बिल ला रहे हैं, मेरे को अमित शाह बुरे लगे, अमित शाह ठीक आदमी नहीं है, या ये ऐसा गंदा बिल लाया है। मैंने किसी पुलिस को बोला कि भाई वो गुजरात में कई कांड हुए हैं, कोई कांड खोलो, और कुछ नहीं कांड होगा तो कम से कम कोई आदमी व्यभिचार, बलात्कार या कोई ऐसा इल्जाम लग सकता है ना, जिसका इल्जाम लगाने का ना कोई सबूत की जरूरत है, ना ही उसकी जांच की जरूरत है, कैरेक्टर एसेसिनेशन आपका हो जाएगा। इस देश में राजनीति में गला काट प्रतियोगिता है और इतना हद तक कि एक दूसरे को लोग मरवा तक देते हैं। उसमें इस तरह का बिल घातक होगा, क्योंकि आपने बंदर के हाथ में उस तरह देने का परिणाम जाना है, या बंदर के हाथ में उस तरह से भी ज्यादा खतरे वाली बात है। इसीलिए हम इसका विरोध करें। आपने भावना का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, आपके उद्देश्य आप सूचना की बात कर रहे हैं, आप आदर्श राजनीति की बात करते हैं कि इस ऊंची सीट पर कोई दागदार आदमी ना आवे, ताकि आम जन को लोकतंत्र में भरोसा हो कि जो हमारा नेता बैठा वो दागदार नहीं है। अगर दागदार होता तो जेल में होता, जेल में होता तो कुर्सी से हट गया होता। सोच आपका ठीक है, लेकिन हर चीज का मिसयूज होता है और यूज से ज्यादा तो मिसयूज होता है। आपने देखा है कि जो जो कानून देश में बना है उसका यूज कम, मिसयूज ज्यादा होता है। तो अगर मिसयूज होने लगा तो यह बंदूक एक आतंकी के हाथ में देने जैसा होगा। तो किस किस को मारेगा, कैसे कैसे मारेगा, पता ही नहीं। तो आप यह विचार करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कानून आवे तो उसके पहले एक कानून आप अवश्य लाएं, नहीं तो यह कानून का दुरुपयोग होगा। इसके साथ एक कानून लाइए कि भाई आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, अगर वो सिद्ध नहीं हुआ तो वो जो सजा उसका बनता है उसका डबल सजा आपको मिलेगा और आप आजीवन मतदान से बांट किए जाएंगे। तब क्या होगा कि आदमी सोच समझ करके आरोप लगाएगा, क्योंकि यहां तो मुंह उठा करके कुछ भी बोल दिया, यहां कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर यह एक कानून बन जाए इसके साथ, तो कम से कम जेन्युइन आरोप लगना शुरू होगा और गैर कानूनी और बेमतलब का आरोप नहीं लगेगा। इससे यह होगा कि आरोप अगर लग रहा है तो लोग सोच समझ कर लगाएगा कि भाई अगर ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो जो उसका सजा है उसका डबल मुझको भुगतना पड़ेगा, और जिस राजनीतिक लाभ के लिए मैं आरोप लगा रहा हूं वो राजनीति मेरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मतदान का अधिकार मेरा खत्म हो जाएगा। जब तक यह नहीं होगा तब तक इस बिल का दुरुपयोग ही होगा, सदुपयोग। अगर आपका मनसा ईमानदार है, आप चाहते हैं कि शुचिता हो, पारदर्शिता हो और करप्शन फ्री राजनीति हो, तो कम से कम यह जरूर लगाइए। क्योंकि 4-5 उदाहरण दे करके वीडियो बंद करूंगा। आप वही के मामले में बता देता हूं। अगर मान ले मेरा अपना मानना है कि सत्येंद्र जैन दोषी था, मैं एकदम लिख के देता हूं, लेकिन सत्येंद्र जैन के विरुद्ध सीबीआई को कोई कागज नहीं मिला। तो कैसे नहीं मिला, उसका क्या कारण, हमें डिटेल में नहीं जाता, आपको पता ही है। वो उपराष्ट्रपति वाला मामला वो सब लोगों को पता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वही मामला होगा तो सत्येंद्र जैन आज बरी हो गया ना। अब बताइए कि अगर सत्येंद्र जैन के पास कोई केस नहीं मिला तो जिन लोगों ने प्राइमा फेसी अरेस्ट किया था उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन हो गया, वो नाम वाला आदमी बदनाम हो गया, उसका सजा किसको मिलेगा? आपने तो कहा दिया कि अब कोई सजा नहीं है, सत्येंद्र बाहर हो गया, मंत्री भी नहीं है बेचारा,
विधायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब तो आम आदमी सद पैदल हो गया, तो उसका क्या होगा? उसी तरह से कल को आप केजरीवाल को क्लीन चिट देंगे ही देंगे, क्योंकि उस बेचारे ने बहुत ज्यादा लंबी टिप दी है आपको, तो टिप का पारितोषिक तो उसको मिलेगा। आज ही बता देता हूँ, केजरीवाल बरी होगा। तो अगर केजरीवाल बरी होगा तो वो जो महीनों जेल में रहा है उसका कीमत कौन देगा, उसका हर्जाना कौन देगा? आपके पास 2 एग्जाम्पल दे दिए, इसे आप विचार कर लीजिएगा। 1-2 बातें बता के वीडियो करूंगा। आपके सरकार में आने के बाद कई हजार ईडी ने केस किए, लेकिन 0.1110% भी कन्विक्शन नहीं हुआ। मतलब आपके पास सबूत कमजोर थे या केस कमजोर था। दोनों ही मामलों में ईडी पर एक बदनुमा दाग लगा है और आपके निष्पक्षता पर। अगर इस तरह का बात होगा तो 6 महीना बाद आए पता चलेगा कि कोई केस नहीं था, लेकिन उसकी तो गद्दी चली जाएगी। और राजनीति में गद्दी छोड़ देने के बाद कहां किसी को गद्दी वापस मिली? मदन लाल खुराना को मिली थी, शाहिद सिंह वर्मा को मिली थी, उमा भारती को मिली थी, आप ही के पार्टी का 2-4 नाम गिनवा देता हूं, मिली थी। तो आप क्या चाहते हैं? पार्टी में गलाकाट प्रतियोगिता हो और एक दूसरे की कुर्सी खींचने के लिए एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौड़ चालू हो? अगर नहीं चाहते हैं तो आरोप लगाने वाले के पास पुख्ता सबूत अगर ना हो और अगर वो कोर्ट में ठहरता नहीं है तो आरोप लगाने वाला सजा का पात्र होगा। यह लगाइए और तब यह बिल लाइए, तब आपका मनसा माना जाएगा कि आप ईमानदार है। नहीं तो मैं यह मानूंगा कि एक नेता से खार खाने के बाद, लाख प्रयास के बाद भी उससे मुकाबला नहीं करने के हताशा में आप ये बिल लाए हैं, क्योंकि कोई ना कोई केस तो उनको 30 दिन से ऊपर गिरफ्तारी बना ही देगा। और यह एक मौका है उनसे सीट वापस ले लेने की, जो वो देना नहीं चाहते या आप लेने के हैसियत नहीं है। यह बात भी अब करीब करीब दबे जुबान से होने लगी है। तो इन सब बातों से तभी पर्दा हटेगा जब आप साफ दिल से इस बिल की व्याख्या करेंगे और आरोप प्रत्यारोप सच्चा लगे इसका पुख्ता व्यवस्था करेंगे। आप करिए, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। नहीं तो यह ताबूत की पहली कील है, कील धंसी है तो ताबूत फटता ही जाएगा और एक दिन चिंदी चिंदी होकर के फट जाए, उसके पहले संभाल लीजिए। एक कील भी कोई बहुत बुरी नहीं है, मजबूती देगी। और अगर वो उसको मजबूती के रूप में माना जाए तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश पवार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।